कौन सा लेक्चर है? 8 है ना शायद। 8th है। तो स्क्रीन रोटेट कर दीजिएगा ना। हाँ हेलो, वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे वेरियस टाइप के सर्किट्स में हमको कौन क्या बोल रहा है? ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि वेरियस टाइप्स के सर्किट दिए रहेंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर उसी के बीच में सेल्स पढ़े थे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर पावर के बारे में ही जान पढ़ना है हमको आज के लेक्चर में। जैसे अगर हम दे रखे हैं कि एक ऐसा सर्किट है, एक मिनट, ठीक है, एक ऐसा सर्किट है, ये 2 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 6 ओम है, इधर ये x है, ठीक है, ये बैटरी है हमारा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट। ठीक है, बोला है कि फाइंड x फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ x को रिप्लेस कर रहा है, उसका हमको रेंज देते हैं। अगर यहाँ पे y इक्वल टू फाइंड करो, वो लेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ fx सबसेट होना चाहिए। हो गया क्या? gx। तो अगर यहाँ लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे a b डिफाइंड है, बोलो तो g क्या होगा, g फंक्शन बना रहे एक कहाँ सेकंड। पे जा रहा है, तो रेंज कितना होना चाहिए, रेंज ऑफ g का। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो g टू क्या हो जाएगा, a मींस f ऑफ g जा रहा है, तो ये हो गया रेंज ऑफ gh, और यहाँ पे हो गया ये डोमेन ऑफ fx। देखो डोमेन ऑफ fx यहाँ पे होना चाहिए, रेंज ऑफ gx यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले ये वैल्यू ज्यादा हो सकता है, ये वैल्यू ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर b दे दिया जाए तो अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे a दिया है तो हमारा कंडीशन क्या था मैक्सिमम पावर होने का? मैक्सिमम पावर सर्किट में होने के लिए आर एक्सटर्नल जो होना चाहिए आर इंटरनल के बराबर होना चाहिए, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है, इसको 2 ओम रख लिए। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x के लिए r एक्सटर्नल इक्विवेलेंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, 2 प्लस इन दोनों का हो जाएगा 6x बाई 6 प्लस x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आ जाएगा 12 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 6 प्लस x। ठीक है, और ये जो होना चाहिए हमारा r इंटरनल के बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ से रख लेंगे 12 प्लस 8x बाई 6 प्लस x इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 x का वैल्यू यहाँ आ रहा है 0। आ रहा है क्या सॉल्व करके? देखो कभी भी अगर हमको सर्किट में दिया रहेगा, सर्किट में कभी भी अगर हमको सॉल्व करने देगा कि बताओ मैक्सिमम पावर के लिए कुछ भी दिया रहा है,
तो हमारा कंडीशन होना चाहिए कि आर एक्सटर्नल आर इंटरनल के बराबर होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंटरनल के बराबर होगा। 2-3 बैटरीज अगर लगा हो तो उसका हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है वो पावर ही है। तो पावर क्या होता है ये लगभग हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम पावर डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, किस रेट से अगर हम वर्क कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पावर, यानी कि पावर जो लिखते हैं हम लिखते हैं वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, इसके पीछे हम लोग कहानी सुनाते हैं कि अगर हम मान लेते हैं किसी को कोई कार्य करना है, अगर हम काम कर रहे हैं और हो सकता है कि हम उसी काम को 10 मिनट में करें, कोई हो सकता है 1 घंटे में करे, तो वर्क हुआ सेम लेकिन टाइम अलग अलग लगा, तो उसको हम लोग टाइम से रिलेट करने के लिए यहाँ पे पावर इक्वल टू पावर को डिफाइन करते हैं जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कोई उसी कार्य को जल्दी कर दे, जैसे अगर होमवर्क हमको मिलता है, 20 क्वेश्चन होमवर्क मिले, हो सकता है कोई 1 घंटा में ही करके खत्म कर दे, कोई होता है कि उसको दिन भर में भी खत्म नहीं करता। तो वर्क दोनों के लिए सेम ही था, लेकिन अलग अलग टाइम होने की वजह से दोनों का जो कैपेसिटी था यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क है जो अलग है, तो यहाँ से हम लोग पावर उसी चीज को डिफाइन करते हैं। ऑल्सो हम लोग इसको लिखते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, एनर्जी बाई टाइम भी कर सकते हैं, और एनर्जी अगर हमको लिखना होता है तो इसको हम पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है हमारा। अब हमको यहाँ तो चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, सारे इलेक्ट्रिकल के टर्म में। तो अगर हम यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल अगर V है, ये रेजिस्टेंस R है, तो इसमें कुछ करंट I बह रहा होगा और इधर से आई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बैटरी जो है हमारा ऐसा दिख रहा है, इससे करंट आई जा रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि इधर से जो हम लोग एक कहानी सुने थे पहले, बहुत पहले करंट में ही, कि जो बैटरी होता है उसके क्रॉस चार्ज मूव कर रहा होता है, और वो चार्ज मान लेते हैं क्यू मूव कर रहा है और टी टाइम के लिए, यानी कि ए से बी जा रहा है टी टाइम में। ठीक है, यानी कि क्यू जा रहा है, यानी कि क्यू गोज फ्रॉम ए टू बी इन टी टाइम। हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है ए से बी जा रहा है टी टाइम में, तो हमारा आई जो होगा वो क्यू बाई टी होगा। हम सिर्फ यहाँ बैटरी को ही कंसिडर करें तो ये हमारा आई इक्वल टू क्यू इंटू टी होगा। अब सोचो कि हम लोग पोटेंशियल लिखा करते थे, तो यहाँ का इसका पोटेंशियल एनर्जी यू, अगर हम यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं कि 0 है, यहाँ का पोटेंशियल V है, अगर इसके बीच का डिफरेंस V है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम बोलेंगे Q इंटू V, यानी कि 0, और यहाँ का पोटेंशियल बोलेंगे QV। तो सोचो कि चार्ज पे इनिशियल एनर्जी 0 है, फाइनल एनर्जी है QV है, तो जो वर्क हुआ होगा, वर्क बाय बैटरी हुआ कितना होगा, तो चेंज इन QV। ठीक है, चेंज इन एनर्जी ही वर्क होता है। ये वाला चीज हम लोग कैपेसिटर में भी करे थे कि अगर किसी भी बैटरी से क्यू चार्ज पास कर रहा होता है तो वर्क बाय बैटरी लिखते हैं, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी वो क्यू ही आता है। अब अगर हमको इसका पावर डिफाइन करना है, पावर यानी कि रेट ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी अगर हमको कहना है, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है QV बाई टी, क्योंकि अगर यहाँ चार्ज यहाँ से यहाँ गया टी टाइम में, तो रेट कहेंगे वर्क डन बाई टाइम, यानी कि QV बाई टी। क्यू बाई टी आई होता है, तो हम इसको आई इंटू वी लिख सकते हैं।
तो ये जो आया हमारा, यानी कि ये चीज है रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय बैटरी। यहाँ पे बैटरी जो है हमारा सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इतना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यानी कि पावर आया यहाँ से आई इंटू वी बाई बैटरी। ठीक है, ये आया एनर्जी सप्लाई हुआ। अगर यही बैटरी हमको ऐसा दिया रहता और करंट बोलता इधर से इधर जा रहा है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ, तो इसमें ये कैसा बिहेव करता था, लोड की तरफ। तो पावर इसमें भी आई भी ही होगा, लेकिन ये जो होगा ये सप्लाई नहीं होगा, यानी कि ये हम बोलेंगे सप्लाइड टू बैटरी। ठीक है, यानी कि इतना पावर जो है सप्लाई हो रहा है। अब पावर क्या है, रेट ऑफ एनर्जी है, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। तो ये था बैटरी से रिलेटेड कि अगर हमारा पावर है तो हम पावर कितना इन बैटरी जो है कितना पावर सप्लाई कर रहा है या फिर उसको कितना सप्लाई हो रहा है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये करंट जो है यहाँ रेजिस्टेंस आर से भी पास हो रहा है, और यहाँ का पोटेंशियल जीरो बोल रहे हैं, ये वी बोल रहे हैं, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो होगा और वी होगा। तो हम यहाँ पे अगर फॉर रेजिस्टेंस बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा ऐसा है, इसमें किधर से करंट जा रहा है उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आई है, इधर आर है, ठीक है, ये जीरो पोटेंशियल, ये भी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो इसके क्रॉस फिर से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है, तो चार्ज जो आएगा यानी कि वर्क डन, यानी कि एनर्जी सप्लाई जो आएगा, सप्लाई जो आएगा कितना लिख सकते हैं, फिर से वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि क्यू चार्ज है, यहाँ से ए से बी जा रहा है इन टाइम टी। ठीक है, तो Q चार्ज के पास यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी है उसके पास Q इंटू भी है, और यहाँ आते आते उसके पास जो फाइनल एनर्जी आ जा रहा है वो जीरो आ जा रहा है। तो एनर्जी कितना वो सप्लाई कर दिया, तो दिख रहा है Q भी एनर्जी जो था वो सप्लाई कर दिया। तो फिर से अगर हम पावर लिखेंगे तो Q भी बाई टी लिखेंगे, क्योंकि ये टी टाइम में हो रहा है, यानी कि आई इंटू वी। वैसे भी हम जानते हैं, कहानी से याद है कि जितना एनर्जी ये बैटरी को चार्ज को दिया होगा वो ले जाके इस रेजिस्टेंस को उतना एनर्जी पहुंचा आता है। क्लियर है? तो यहाँ से हमको ये सब बात समझ में आ रहा है कि फॉर रेजिस्टेंस जो पावर है वो आई वी है। अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि आई बराबर होता है वी बाई आर, या फिर v इक्वल टू आई आर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर सिंस आई इक्वल टू वी आर है तो इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या फिर अगर हम v को रिप्लेस करें तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है पावर सप्लाइड टू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो उसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वी है। यहाँ सिंगल रेजिस्टेंस हमने माना है, तो सिंगल रेजिस्टेंस है तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें सिंगल होगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई बैटरी ने जो करा है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के में जाके वो पावर यूज हो जा रहा है, यानी एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज यूज्ड, या फिर सप्लाइड टू रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, और वो आ रहा है हमारा E इंटू आई, आई इंटू। ठीक है, मोस्टली जो यूज होता है आई स्क्वायर आर यूज होता है, तो पावर जो है मोस्टली आई स्क्वायर आर यूज होता है। अब हम अगर एनर्जी लिखते हैं, कभी कभी हमको एनर्जी भी बोला जाता है, तो पावर के टर्म में हम एनर्जी सेम चीज वही है, एनर्जी हम लोग लेंगे पावर इनटू टाइम, या क्यू भी यहाँ पे था। ठीक है, एनर्जी क्या था, क्यू भी कर सकते थे, या फिर पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमको चार्ज नहीं करंट पता होता है, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर आर इंटू हम टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई इज वेरिएबल,
हो सकता है कभी कभी आई हमारा वेरिएबल दे रखा हो, तो आई वेरिएबल हो तो जो एनर्जी हम लिखेंगे इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, और इधर ऐसे लिख लेते हैं कि डीई के टर्म में, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको एनर्जी जो मिल जाएगा इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी होगा। अगर यहाँ से ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आया, लेकिन अगर इसमें इफ आई इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो आई अगर कांस्टेंट होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ई जो होगा वो आई स्क्वायर आर टी, जो हम लोग ऊपर प्रूफ करें। ठीक है, तो अगर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस में जो हमारा पावर होगा आई स्क्वायर आर या आई वी या वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर जो भी फॉर्मूला आ रहा है हम उसको यूज कर सकते हैं, और एनर्जी के लिए आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आई भी में चेंज करके सब में यहाँ पे टी लगा के हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक या इस इतना जो भी देखे उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, ये पावर सप्लाई टू रेजिस्टेंस है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पावर डिसिपेटेड। अक्रॉस रेजिस्टर। सर बैटरी को पावर कौन सप्लाई करेगा? बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, तो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा लगा हो, बहुत सारे ऐसा लगा हो, इसमें करंट ऐसा बहेगा, तो इस वाले के लिए सोर्स की तरह नहीं है, कैसा बिहेव कर रहा है, लोड की तरह, तो उस केस में ऐसा आएगा। ये चीज तो हम लोग पहले भी देखे थे ना, बैटरी जो होता है इसमें करंट किधर से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एज अ सोर्स बिहेव कर रहा है या एज अ लोड बिहेव कर रहा है। बोल लो। ठीक है, तो ये है पावर डिसिपेटेड बाई, अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो ये चीज होगा। और बैटरी में ध्यान रहे कि बैटरी में दो केसेस होते हैं, यानी कि अगर करंट किस तरफ से किधर जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक बार पावर सप्लाई कर रहा है, एक बार पावर सप्लाइड टू हो रहा है, यानी कि पावर सप्लाई हो रहा है बैटरी को। और इस केस में जो है बैटरी खुद सोर्स की तरह इसमें क्या कर रहा है, इसमें सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। सोर्स है तो खुद सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ठीक है, ये 2 ओम है, टाइम 2 सेकेंड, करंट जा रहा है आई कितना मान लो 3 एम्पियर, तो एनर्जी कितना सप्लाई होगा, कितना होगा जल्दी से बताओ। 36। कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 36। जो इसमें आई दे रखा है कि 2t है, ठीक है, आई जो दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में 2t, तो फाइंड, ये आर दे देते हैं, कितना दे देते हैं, 3 ओम ले लेते हैं। फाइंड एनर्जी सप्लाइड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड में कितना सप्लाई होगा इसमें पता कर लो। नहीं है क्या, ज्वाइन करके छोड़ देते हो तुम लोग, बन रहा है जी, आंसर आया वैष्णवी।
-1 कौन बताया 500 जूल। 500 आ रहा है। इस केस में देखो यहाँ पे आई जो है ये वेरिएबल है तो ई हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, आर तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले रहे हैं। आई स्क्वायर हो जाएगा 4t² dt। 0 से 5 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 4 t² का t³ और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 5 तो 3 कट गया। यह आ जाएगा 4 × 5 का क्यूब 125 25 500 जो सबका इतना ही आ रहा है, कुछ करना है नहीं, बस ये क्वेश्चन है कि ऐसा सर्किट दे रखा है, बोल रहा है कि इस रेजिस्टेंस में कितना पावर सप्लाई हुआ है वो बताएं। यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा h बाई x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई अल्फा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब क्या है x नॉट इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर x डिवाइडेड बाई अल्फा x प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल है इक्वल में क्रॉस इनइक्वलिटी। ध्यान से देखो तो आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है 6 3 2 2 4 4 2 आ रहा है। ठीक है, करंट जो बहेगा इस बैटरी से ऐसा बहेगा 2 ओम रेजिस्टेंस से 10 है यानी कि 5 एम्पियर बहेगा। 5 एम्पियर में दोनों ऊपर नीचे 4 है तो इसमें 2.5 एम्पियर जाएगा और इधर भी 2.5 एम्पियर जाएगा। अब ये 2.5 यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ कितना में हो जाएगा 6/9। 6/9 कितना होता है 2/3 इंटू 2.5 और ऊपर आ जाएगा 3/9 2.5/3। ठीक है, ऐसा डिवाइड हो गया। सब में हमको करंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्वेश्चन जो है पावर का है ही नहीं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है। करंट हमको मिल गया तो पावर जो होगा वो I² R से हम लोग सबके क्रॉस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, करंट है तो I² R हम सबके क्रॉस लगा लेंगे और पावर लिख लेंगे। इसमें होगा तो I 2.5 इसमें 2.5 ऐसा कुछ। ठीक है सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया? आर इक्विवेलेंट समझ आया? हाँ आर इक्विवेलेंट समझ में। यस सर। आर इक्विवेलेंट आया तो आई बराबर होता है V बाई आर इक्विवेलेंट यानी 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। हाँ ठीक है, तो इसमें से 5 एम्पियर आया। ऊपर वाला देखो तो 6 3 2 2 4 है, नीचे भी 4 है तो ये करंट 2 इक्वल पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। हाँ इधर 2.5 जाएगा इधर 2.5 यानी कि यहाँ से 2.5 आया होगा। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हम बोले थे कि ये रेजिस्टेंस से इनवर्सली होता है तो I1 हम लिख सकते हैं R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला बताए थे। यस ठीक है, तो 3 वाले में लिखेंगे तो लिखेंगे 6/9 इंटू 2.5 तो 6/9 2/3 होता है तो 2/3 इंटू 2.5। ऊपर वाले में लिखेंगे 3/9 इंटू 2.5 यानी 2.5/3। करंट पता चल गया सब में? यस सर। बोलो, अब करंट पता चल गया तो पावर क्या होता है I² R होता है। यस ठीक है, यही काम करना था।
कौन बैठ के टीवी देख रहा है? ठीक है, देखो दे इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स बोलते हैं जैसे किसी भी डिवाइस पे जो हम रेट किए हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हम बॉल लेने जाते हैं तो उस पे क्या रेट किया रहता है बोलो? ऐसा कुछ लिखा रहता है। कोई भी चीज लेने जाते हैं तो जैसे एक बॉल का ले रहे हैं, बल्ब है, इस बल्ब का अगर हम बात करते हैं तो जाते हैं तो इसमें ऐसा कुछ लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसका ये सब चीज रेटिंग होता है। फ्रीज, बल्ब, कुछ भी लोगे तो सब पे लिखा रहता है। आजकल एलईडी लाइट आता है तो उस पे भी ऐसे लिखा रहता है 100 वाट 9 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है, तो इसको रेटिंग बोलते हैं। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करेगा। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो लिखा रहता है ये लिखा रहता है पावर। ठीक है, पावर यानी कि अगर हम देखें अभी कि पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम है। ठीक है, तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि ये हमारा 100 वाट लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 220 वोल्ट पे यूज करेंगे, 220 वोल्ट पे अगर इस बल्ब को जलाएंगे तो 1 सेकंड में ये 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। वाट का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड लिखते हैं एनर्जी, तो वाट है जूल पर सेकंड। यानी कि अगर 100 वाट है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 220 वोल्ट पे इस बल्ब को हम यूज करेंगे तो 1 सेकंड में ये 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा, यानी कि इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसको हम लोग रेटिंग बोलते हैं। पावर और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर पी से हम रेजिस्टेंस भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रेटिंग समझ में आया क्या है? ठीक है, तो ये हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए। एक्चुअली में ये 10th का टॉपिक है, 10th में पढ़ना था। ठीक है, तो ये चीज है, पावर है। अभी इसका यूज हम लोग तो करेंगे। एक चीज और होता है इलेक्ट्रिकल यूनिट, यानी कमर्शियल यूनिट जिसको बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट जैसे कि अगर हम घर में बिजली बिल आता है तो कैसे आता है? किलोवाट पर आवर, वाट पर आवर आता है। तो यूनिट बोलते हैं जिसको किलोवाट पर आवर। हाँ, किलो वाट आवर बोलते हैं, पर आवर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो यूज करते हैं हम लोग किलो वाट आवर यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम KWH लिखते हैं। और एक KWH अगर हमको पता करना हो तो कितना होगा? तो 1 किलो यानी 10⁻³ इंटू वाट यानी जूल पर सेकेंड इंटू इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, ये आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। इतना जूल आता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो वाट आवर जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी है जो कि हम यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। और हमारे घर में अगर आता है कि बिजली बिल 25 यूनिट आया, 26 यूनिट आया, 27 यूनिट आया, तो ये जो यूनिट होता है वो यही होता है, यानी कि किलो वाट आवर होता है। ठीक है, जो किलो वाट आवर होता है वही हमारा यूनिट होता है, यानी कि 25 यूनिट ये चीज। अब रेट अलग अलग आ सकता है कि 1 यूनिट का इतना, 2 यूनिट का इतना, तो बताओ कितना होगा। 10th में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेट करे थे। यहाँ पे उतना ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिख जाए तो क्या फाइंड कर सकते हो? बोलो। बोलेगा कि अगर 5 रुपए पर यूनिट है और दे देगा 2-3 बल्ब की इतना देर चला, ये इतना देर चला, बताओ कितना होगा? हो सकता है। हाँ ठीक है, वैसा क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि 10th में रटाया जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा ही, इसको करके रखो।
ठीक है, हम लोग को थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बल्ब है, ठीक है, ठीक है, ये 1 है, इसको दे रखा है ना, मान लो 200 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, 2 है, ये 100 वाट 220 वोल्ट, और ये तीसरा है, ठीक है, ये 50 वाट 220 वोल्ट है। इस तीनों को हम ऐसे लगा दिए हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे सीरीज में लगा दिए हैं और यहाँ पे 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, ये बल्ब 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमसे पूछा जा रहा है विच 1 विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है, इसमें से कौन सा सबसे ब्राइटर होगा और कौन सबसे डल होगा। क्वेश्चन क्लियर है? 3 बल्ब है, 3 का रेटिंग दिया है और उसको हम ऐसे लगा दिए हैं, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्राइटर होगा और कौन सा डल होगा, मतलब जलेगा। फॉलो करता है इसको, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए है जो सच दैट ए टू बी डिफाइंड होगा, जी है जो बी टू सी डिफाइंड होगा, एंड एच है जो सी टू डी डिफाइंड होगा। तो देख लेना, वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। बोलो, अगर हम लोग एफ ऑफ जी एक्स यहाँ से फाइंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, देन जो फंक्शन एच एक्स आया सपोज, या पी एक्स आ गया, अब उसमें एच एक्स को पुट कर रहा है, ठीक है, उसी को लिखा गया है इस तरह। कैसे करेंगे इसको? जी ऑफ एफ एक्स पहले फाइंड कर लिया, देन जी ऑफ एफ एक्स को यहाँ पे फाइंड कर रहा है, एफ ऑफ इसको लिखा जाएगा जी ऑफ। क्या सब में से करंट सेम बहेगा? यहाँ पे लिखने का मीनिंग हो जाएगा, बोलो अब, कि एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर लेंगे। यस सर। ठीक है, करंट सब में से सेम बहेगा। करंट अगर सेम बहेगा तो ग्लो कौन सबसे ज्यादा करेगा, यानी कि जिसका पावर ज्यादा वो जितना उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। यानी कि ब्राइटनेस का अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्राइटनेस जो होगा प्रोपोर्शनल टू पावर होगा, यानी जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइट होगा। और हमको यहाँ से दिख रहा है कि पावर जो है यहाँ करंट सब में सेम है, तो इसलिए हम आई स्क्वायर आर वाला कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ से पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो क्या होगा, नहीं, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा ग्लो करना चाहिए। इतना बात क्लियर है? अब इस रेजिस्टेंस को हम कैसे कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है 220 के लिए हमको दे रखा है, तो अगर हम R1 R2 R3 में कंपेयर करेंगे तो इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि R1 R2 और R3 में अगर हम कंपैरिजन करें, पावर तो आई स्क्वायर आर होता है ना? क्या पावर तो आई स्क्वायर आर आई होता है। स्क्वायर आर होगा, ठीक है, ठीक है, भी के टर्म में लिख लेते हैं, तो आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से आ रहा है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, यानी करंट सब में सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर हमको रेजिस्टेंस पता करना है कि किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है हमको, इस वाले में क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम R1 R2 R3 का अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हमको R1 लिखना होगा तो R लिखेंगे हम V स्क्वायर बाई P, तो यहाँ से R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर आ रहा है, यानी कि जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर हम R1 R2 R3 में कंपेयर करें हैं तो हमको क्या मिल रहा है,
जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमको ये चीज मिल रहा है, इसका मतलब जो होगा ग्लो सबसे ज्यादा कौन करेगा, ये थर्ड वाला। अब यहाँ पे हमसे एक डाउट आना चाहिए मन में, ख्याल आना चाहिए, यानी कि ये जो होगा सबसे ज्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको मन में सवाल आना चाहिए कि पहले भी तो पावर दे रखा है और पावर जिसका ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, तो हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, आना चाहिए ना। इस हिसाब से अगर हम ये चीज लिखे हैं तो इस हिसाब से हमको R1 सबसे, ये वाला सबसे ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। बात क्लियर है। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम इससे कंपेयर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से कि सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम रखा है, तब इसमें पावर 200, 100 और 50 वोल्ट है। कि घर में जो हम यूज करते हैं सारा का सारा पैरेलल में जोड़ना होता है, और हम आए घर में ले आके सीरीज में लगा लिए, तो सीरीज में लगाएंगे तो जो पैरेलल में हमको यूज करने दिया है सीरीज में लगाएंगे तो सेम ब्राइटनेस रहेगा क्या, खुद ही सोचो और बताओ, नहीं होगा। तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को बोला रहता, इफ बोला रहता कि हम तीनों बल्ब को ऐसा हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 है, अब हम इसको ऐसा 220 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, तब इसमें ब्राइटर कौन होगा। तो इस केस में अगर हम ब्राइटर का बात करेंगे तो सबके अक्रॉस जो है पोटेंशियल देखो सेम आ रहा है, तो जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटर, यानी कि ब्राइटनेस का अगर देखेंगे तो 1 ग्रेटर देन 2 होगा, 3 होगा। और इस केस में देख रहे हैं तो ब्राइटनेस किसका ज्यादा है, 3 का सबसे ज्यादा है, फिर 2 आ रहा है 1, यानी कि हमारा ब्राइटनेस है। दोनों में बात क्लियर है। तो दूसरा वाला केस में पहला का ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, तीनों तो पैरेलल में है ना। पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या तीनों के क्रॉस 220 वोल्ट ही होगा। हाँ 220 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पावर हम ऐसे लिखेंगे V²/R, हाँ और इस केस में भी सेम है तो यहाँ भी देखो जब भी सेम है तो पावर सबसे ज्यादा किसका है, 1 का है, बोलो, फिर 2 का है, फिर 3 का है। तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं था, पावर दे रखा था इसलिए हम डायरेक्टली लिख लिए। इस वाले में हमको भी से दे रखा है लेकिन हमको करंट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना था, नहीं करना चाहते हो तो देखो तो सबके क्रॉस में पोटेंशियल सेम नहीं आता, पोटेंशियल सेम नहीं आता तो हमको भी V1²/R, V2²/R, V3²/R ऐसे हमको फाइंड करना पड़ता, होता क्या, बात समझ में आया। हाँ तो ये वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बात को हमेशा क्लियर रखो कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर पोटेंशियल सेम है तो V²/R, अगर करंट सेम है तो I²/R से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या सेम है, पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है, तो इसके लिए हम ये चीज देखें, क्लियर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, PQRS, ठीक है। अब बोला कि एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि दो बल्ब है, ये 1 1 है, तो इससे डायरेक्टली हो जाएगा, इससे डायरेक्टली सपोज आउटपुट मिल गया, ठीक है। इसको हम ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इसके क्रॉसपोंडिंग क्या हो गया, R हो गया। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। बल्ब 1 का रेटिंग जो दे रखा है वो दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट। बल्ब बी का रेटिंग जो दे रखा है नंबर 2 का 50 वाट 220 वोल्ट। ये बैटरी जो है ये 440 वोल्ट का, ठीक है। ऐसा है, हमसे पूछा जा रहा है कि विच बल्ब will burst first,
ठीक है, इसका जो रेटिंग है 220 वोल्ट है। 220 से कम पे अगर लगाएंगे तो जलेगा, कम ब्राइटनेस देगा, लेकिन अगर ये वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये फट जाएगा? बोलो। घर में देखे होगे कि अगर अचानक से करंट बढ़ जाता है, यानी पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो कितने सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, कितने फ्रीज मोटर ये सब जल जाता है, ऐसा होता है। तो वही चीज है कि इसका तो रेटिंग 220 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड 440 वोल्ट से है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बल्ब पहले फूटेगा, यानी कि एक ही फूटेगा, दूसरा के पास तो फिर करंट ही नहीं जाएगा। ये फाइंड करो। सर बल्ब 2 होना चाहिए होना चाहिए नहीं, रीजन के साथ। सर, क्योंकि डायरेक्शन तो करंट का इधर से ही होगा ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो बल्ब 2 की तरफ जाएगा पहले। तो करंट तो ऐसे ही बहेगा ही, दोनों में सेम ही बहेगा। फंक्शन में क्या होता है ये ध्यान रखो। अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन, ये डायग्राम से बता दूं, 1 2 3 4 और इसका वैल्यू 1 3 3। सर लेकिन जो सेल का तो डायरेक्शन बना है ना, तो वो तो पहले बल्ब 2 की तरफ जाएगा करंट। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट किधर बहेगा? इधर ना। हाँ, हाँ तो करंट किधर जाएगा? करंट क्या ऐसा थोड़े है कि ट्रक जैसा है कि यहाँ से चल के गया, कुछ टाइम लगाता है तो तुरंत पूरे वायर में चला जाता है। करंट। तो देखो इसमें ऑब्जर्व करोगे तो एक के लिए एक सेट हो गया, अगर हम इसके क्रॉस का पोटेंशियल बोल रहे हैं V1 है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल V2 है, जो भी पोटेंशियल 220 से ज्यादा होगा वही पहले फटेगा। तुमको पोटेंशियल फाइंड कर लेना है, और क्या। तो इसके लिए अगर हम R1 बोले तो R1 कितना होगा? 220 का स्क्वायर बाई 100, यही आएगा। और इसके लिए लिखेंगे R2, तो ये आ जाएगा 220 का स्क्वायर V स्क्वायर बाई पावर, यही आएगा। होगा। सर तो R इक्विवेलेंट हमको कितना मिल जाएगा? तो दिख रहा है 220 का स्क्वायर कॉमन हमको, हम यहाँ से 1/100 प्लस 2/100 लिख लिए। 1/50 था तो उसको 2/100 कर लिए, तो आ गया हमारा 3/100 इंटू 220 का स्क्वायर। ये R इक्विवेलेंट आ गया, तो हम करंट पता कर सकते हैं। करंट जो होगा 440 R इक्विवेलेंट होगा, यानी 3 इंटू 220 का स्क्वायर, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 220 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये 200 बाई आया 3 इंटू 220। ठीक है, अब अगर हम V1 इधर लिखते हैं, V1 लिखेंगे तो लिखेंगे R1 इंटू आई। R1 है हमारा 220 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं भी लिखते 220 का स्क्वायर तो चला जाता, V स्क्वायर करके कर सकते थे हम, लेकिन लिख लिए हैं तो चलो 220 का स्क्वायर इंटू 200 बाई 3 इंटू 220। यहाँ से ये गया 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि आ रहा है 440/3। अगर ये 440/3, तो V2 अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो इसके 440 है, इसका 440/3 है, तो हम V2 फाइंड कर सकते हैं 440 माइनस 440/3, डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू 440/3। इतना में किसी कोई दिक्कत? बोलो। हम सिर्फ रेजिस्टेंस किए हैं, करंट फाइंड करें नहीं, जो हम आज तक करते हैं। अब इसमें से V1 और V2 में, इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, 146.67 वोल्ट।
यही लिखेंगे क्या? 440/3 करेंगे तो, और यहाँ 440/3 इंटू 2 कर रहे हैं, तो ऊपर वाले से 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये जो हमको दिख रहा है ये ग्रेटर देन 220 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, यानी कि V2 जो है ये 220 वोल्ट से ज्यादा दिख रहा है और ये 220 से कम दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको बोल सकते हैं कि जो ब्रस्ट कौन करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि B2 यानी बल्ब 2 विल ब्रस्ट। ठीक है, यानी कि हमेशा इस चीज को चेक करना है कि किसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये तो हम कैलकुलेट करके बताए हैं, ऐसे हम डायरेक्टली भी इसको हम बता सकते थे। कैसे? तो हमको सिर्फ क्या चेक करना है कि किसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा। बात क्लियर है? तो किसके क्रॉस ज्यादा होगा ये हमको बताना है। करंट हमको पता है दोनों में सेम होगा, करंट सेम होगा यानी कि V1 जो होगा I इंटू R1 होगा और V2 जो होगा वो I इंटू R2 होगा। ठीक है, तो I1 R1 और I2 R2 दोनों में I सेम है, तो अगर हम R1 का देखते हैं यहाँ से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, यानी कि R1 जो है R2 जो है ज्यादा होगा R1 से, यानी कि R2 जो होगा वो ग्रेटर देन R1 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते थे V2 विल बी ग्रेटर देन V1 होगा, और ये 440 है, इसका मतलब साफ है कि एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। तो ब्रस्ट कौन करेगा? B2। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू का हम ऐसे देख सकते थे, लेकिन समझने के लिए हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू कराए कि आखिर रियल प्रोसेस हो क्या रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हमको सिंपली पोटेंशियल जो डिफरेंस है सबके क्रॉस में वो निकालने अगर हम जानते हैं तो इसमें हमको कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए सॉल्व कर। इस बात में कोई दिक्कत तो बोलो। कोई भी? चलो ठीक है, एक सवाल याद आया अभी। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ध्यान से सुनो कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में बल्ब जो लगा हुआ है, ठीक है, वहां से स्विच का जो हम, ठीक है, ये स्विच है, ये वायर मान लेते हैं कि कितना कम से कम 2-3 मीटर तो रहता है स्विच से बल्ब तक का वायर, यस होता है ना? ठीक है, अब ये सवाल बहुत पहले पूछना चाहिए था। हम ऐसे पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे ये सब तो ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं Vd से, और Vd अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि इसको 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टू मूव इन 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 मीटर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा बता सकते हो? बोलो। 1 सेकेंड में कितना दिख रहा है? 10⁻³ मीटर, उल्टा लिखते हैं। इतना मीटर कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितने में हो जाएगा? तो 1/10⁻³ सेकेंड में, यानी कि 10⁻³ 1000/60 सेकेंड, 60 मिनट, यानी कि 15 अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट, यही आ रहा है। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्पीड इतना मान रहे हैं, ठीक है, ये सवाल उसी समय पूछना चाहिए था, अभी याद आया क्योंकि ये स्पीड का बात बोल रहे थे। तो देखो यहाँ पे कि अगर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसको 1 मीटर जाने में 16 मिनट लग रहे हैं। तो स्विच है हमारा, इस स्विच से इस बल्ब तक का डिस्टेंस लगभग 3 मीटर तो रहता ही है घर में। फिर भी हम अगर यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं तब तुरंत ही बल्ब जल जाता है। स्विच ऑन किए तो यहाँ से करंट जा गया तो यहाँ पे पहुंचा, तो 16, अगर 1 मीटर के लिए 16 मिनट, तो 3 मीटर के लिए 48 मिनट लगना चाहिए। हाँ। लेकिन स्विच ऑन करते ही जल जाता है, क्यों? यही रीजन हम सबको जानना है। सवाल क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा क्यों होता है?
कोई भी जवाब दो आदित्य। मृणाल। बोलो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि चलो ऐसा है, ट्यूब है, पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है। अगर हम यहाँ से एक मग से इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो इधर से 1 लीटर पानी नीचे गिर, ऐसा होगा? बोलो। होगा। यस सर। एक पाइप है, उसमें एक तरफ जितना पानी डालेंगे, क्या जो हम पानी इधर डाले वही गिरा, या इधर जो था इकट्ठा वो बाहर आया होगा? जो इधर बाहर इधर था वही बाहर निकला होगा। तो वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तब ये जलना शुरू हुआ। इसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्रिएट हो जाता है और सारे के सारे चार्ज मूव करना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो इफेक्ट तुरंत होता है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, तो इसको देखना। बात समझ में आया? कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फुल होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर में, उसका टाइम जो लगता है वो 1 सेकेंड से भी कम लगता है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट चलता है, ठीक है। इसलिए हम जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है। और जो पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे, थोड़ा टाइम लगाता था हीटिंग के लिए, तो वो अलग इफेक्ट था टाइम लगने का। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे अब आगे। यहाँ दे दिया था कि y का जो वैल्यू होगा, बेसिकली y की वैल्यू y का वैल्यू बस नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ सारे वैल्यू होंगे। तो देखो 4 डोमेन के बराबर इसका जो रेंज आएगा क्या जाएगा, r माइनस 1 आएगा। तो 1 नहीं होना चाहिए, और वो गिवन जो है सेट, गिवन सेट ऑफ 4 डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 1। क्या रहा, दोनों मैच कर रहा है, तो ऑन फंक्शन हो गया, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्सिबल लिखेंगे, इनवर्सिबल फंक्शन होगा। देन अब x यहाँ आ गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, अगर इनवर्स देते हैं तो ये जो वैल्यू आ गया वही इनवर्स हो जाएगा। जैसे जो x निकाले हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, यही हो गया क्या। इसको ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अगर x लिखते हैं ऑल बल्ब आर वैल्यू आया आइडेंटिकल, ठीक है, सारे के सारे जो है आइडेंटिकल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देन जो वैल्यू आएगा वही एक नंबर से आएगा। आई बात समझ में, यही जो आ गया, इसको फिर क्या करो, मींस y इज इक्वल टू, अगर fx है इनवर्स फंक्शन में क्या करते हैं, fx है तो हम लोग x इज इक्वल टू y ये करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, देन जो वैल्यू आएगा यही इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। इसी को x को क्या करोगे, x से रिप्लेस करोगे और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा, fx का फंक्शन जो भी हो, ठीक है, यहाँ फंक्शन हो जाएगा, ये भी वैल्यू आएगा y, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन अगर fx दिया हुआ है, y इज इक्वल टू fx गिवन, देखो fx ये गिवन है, ठीक है। देन करना क्या है, और f इनवर्स x फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू fy। सिंपली क्या करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए बस। सारे के सारे आइडेंटिकल है, यहाँ से करंट अगर आई जा रहा होगा तो देखो इधर 5 6 है, सबका आर 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 मान लो,
आइडेंटिकल यानी सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इससे आई सबसे ज्यादा जा रहा होगा, इसमें आई सबसे ज्यादा, आर सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस तो 1 का ही होगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से किया तो यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। ऊपर वाले को देखो तो इसको अगर आर आर मान रहे हैं तो 2r/2 और r यानी कि 3r/2 आ रहा है, और इसमें जो आ रहा है 2r आ रहा है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, यानी कि अगर इसको हम I1 बोल रहे हैं, इसको I2 बोल रहे हैं, तो I1 जो होगा ग्रेटर देन I2 होगा, ठीक है। अब I1 ज्यादा यानी किसके बाद जो आएगा हमारा फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ के बराबर ये I2 इन दोनों में आएगा, लेकिन ये I1 जो होगा ज्यादा का डिफरेंस तो है नहीं, और ये फर्दर इस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ होगा, यानी कि इसमें I1/2, इसमें भी I1/2 डिवाइड हुआ होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसके बाद 2 होगा जो कि इक्वल टू 3 होगा, ग्रेटर देन 5 होगा जो कि इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, बात समझ आया? हाँ, नहीं समझ टू आया। इक्वल टू 3 वाला बता दीजिए। ये नहीं समझ आया? देखो जैसे कि यहाँ से करंट आई गया तो सबसे ज्यादा आई तो इसी से गया है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो फर्स्ट बल्ब सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आई यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 2r आएगा, और ऊपर वाले का 3r/2 आएगा। तो अगर हम I1 लिखते तो I1 क्या लिखते, ध्यान से देखो, 2r/2r प्लस 3r/2 इंटू आई लिखते, तो ये कितना आ जा रहा है, 4r/7i, यही आ रहा है। और I2 अगर हम लिखेंगे तो I2 जब लिखना होगा तो I में से इसको घटा लेंगे, तो हमको कितना मिल जा रहा है, 3r/7i। तो वही चीज बोले थे कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस ऊपर वाले पोर्शन में कम है, तो I1 जो होगा I2 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो I1 ज्यादा है यानी कि इसमें जो करंट जा रहा है फोर्थ वाले में, तो करंट ज्यादा जा रहा है और इसमें करंट कम जा रहा है 2 3 से, तो उसके बाद फोर्थ वाला आएगा। ये बात क्लियर है? 1 और फोर्थ में बात क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में करंट सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों का ब्राइटनेस भी क्या होगा, सेम होगा, होगा। तो 2 और 3 का इक्वल होगा। अब यहाँ ऊपर वाले में जाते हैं, तो ऊपर वाले में देखो ये 4r/7 जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी 2r/7 2r/7, तो 2r/7 जो है 3r/7 से कम है, तो 2 3 वाला जो होगा 5 6 से ज्यादा होगा। बात समझ आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, सर्किट का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि पावर के लिए पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी होता है। तो फाइंड करो इसको जल्दी से। बोलो स्नेहा, समझ में आ रहा है? बन जाएगा?
चलो जल्दी से बताओ, ये यही 2001 या 2005 में पूछा गया था। ये यही 2001 में पूछा गया है। एक तक वही दिया हुआ है, 1 से infinity, 2 में 2 से infinity, given by हो गया। देखो सर्किट में करंट आई कितना जा रहा होगा, 10 बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना 2 और 0.5 यानी 2.5, यानी करंट जा रहा होगा 4 एम्पियर। ठीक है, यानी किससे करंट जा रहा है 4 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर हम बैटरी का बोलें, ठीक है, बैटरी का जो पावर आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो पावर आ रहा है वो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ से जो अगर हम पावर लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 4 इंटू 10, यानी कि ये 40 जो आया ये हमारा इनपुट आया, यानी कि जो बैटरी ने सप्लाई करा वो इनपुट हुआ। अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखेंगे तो यहाँ जो हमारा पावर आएगा वो आएगा 4 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर होता है ना, ये भी नहीं, ये भी 40 हो जाएगा तो ये भी। आई स्क्वायर आर ये हो One- जाएगा 8, 4 इंटू 4/2, 4 का स्क्वायर बाई 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर हमको फाइंड करना है, ये ईटा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 8/40 इंटू 100, परसेंटेज में लिखा होगा तो परसेंटेज, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन। तो ये कितना आ जा रहा है 20%, यानी कि सर्किट का एफिशिएंसी कितना होगा 20%। यानी कि लॉस कहाँ जा रहा है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में देखो तो 4 के 16 दूनी के 32 यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस चल जा रहा है। ऊपर वाले में तो 4 होना चाहिए जो पावर है, क्योंकि क्या 0.5 का स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, 5 आई स्क्वायर आर होता है, तो करंट कितना है 4 एम्पियर है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.5 यानी 8 ना आएगा। उसको ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, 4, इसको 10 वोल्ट ही रखते हैं। इसमें एफिशिएंसी कितना होगा जल्दी से बता दो। A option 1/2 1 minus under root 1 plus log x base 2. B option 1/2 into 1 plus under root 1 plus log x base 2. C option 1/2 जल्दी से बोलो, करंट कितना 1 plus log 10/4 यानी 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट 2.5 एम्पियर, तो पावर जो यहाँ से सप्लाई हो रहा है 2.5 इंटू 10 होगा, V इंटू आई यानी कि 25 अब क्या कर सकते हो x का फंक्शन जूल पर सेकंड, 25 वाट। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आई स्क्वायर आ रहा है, यानी 2.5 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 25 का स्क्वायर 6.25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12.5, तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 बाई 25 इंटू 100 यानी 50%। ये आ रहा है, यानी देख रहे हो कि अगर ये रेजिस्टेंस हमारा अगर इसके बराबर है तो 50% कम है तो कम एफिशिएंसी, यानी कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दे तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग कोई भी बैटरी बनाना चाहते हैं तो ऐसा केस रखते हैं कि उसमें जो आइडियल केस हो। आइडियल केस कहने का मतलब ये हुआ
कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आर इंटरनल शुड बी मिनिमम। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसका मतलब हमारा एफिशिएंसी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो पावर से रिलेटेड है, अगर हीट ट्रांसफर याद हो तो वहां पे हमको यूज करा जा सकता है। जैसे कह देगा कि एक आइस है, इसका मास m है, इसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं I, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इससे जो हम हीट लिखेंगे, हीट I²RT जो आया, इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा तो ms डेल्टा T यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर वाटर है, इसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें से करंट सप्लाई हो रहा है I, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर T टाइम में कितना बढ़ेगा, तो हीट सप्लाइड हुआ I²RT, और बोलेंगे कि इसमें से जो चेंज इन टेम्परेचर ms डेल्टा T। ये सारा चीज याद है कि भूल गए हो? ms डेल्टा T, ये सारा चीज। S क्या हुआ करता था इसमें, बोलो। सर ये लो पार्ट पढ़ाई नहीं। ये तो हो गया है हीट ट्रांसफर, रेडिएशन ये सब हुआ है ना, तो उसी में तो था। नहीं आता है तो पढ़ाई नहीं हुआ है। हाँ? नहीं जैसे सही बोल रहे हैं, ये लो पार्ट नहीं हुआ था। सिर्फ इलास्टिसिटी ही ना नहीं हुआ है, बाकी सब तो हो ही गया है हीट वाला। सर उस चैप्टर में बस लास्ट टॉपिक को एक दिन क्लास करवाया और बाकी कुछ नहीं करवाए थे। उसी में अच्छा, न्यूटन कूलिंग हो ही गया है, रेडिएशन हो ही गया है, ये तो उसके शुरू में ही है। देख लेना कि अगर ऐसा दिया रहे तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही रेयर चांस, बहुत कम जगह पे दिया रहता है। तो ये देखना है कि यहाँ से जो भी हीट होगा उसको हम वहां पे जो भी हीट में पढ़े थे उसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो ms डेल्टा टी पढ़े थे, फिर एक था dq/dt हीट था, इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला पढ़े थे, बोलो। नो सर। ठीक है, इधर के बाद का देखना। लेकिन जैसे अगर हीट दिया है तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट करके टेम्परेचर इंक्रीज ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दिया रहा तो, नहीं दिया है तो कोई नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही कम ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, इतना चिंता करने का जरूरत नहीं। और वो पढ़ लोगे तो फिर कोई बात, वो बहुत ही इजी चैप्टर है, बस 2-4 फॉर्मूले हैं उसी पे रखना होता है। और इसी फॉर्मूले से तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है। कॉपी एक बार चेक करो और पढ़ो क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या छूटा है, और उसको जो जो छूटा होगा तो उसको नोट्स एक छोटा सा बना के हमको भेज दे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, पावर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, यानी गैल्वेनोमीटर के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं बाद में, तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ क्या होता है वो जानेंगे। गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग होता है वो मैग्नेटिज्म में है, तो वहां पे हम उसका वर्किंग पढ़ेंगे। बल्कि यहाँ गैल्वेनोमीटर को इंट्रोड्यूस करके पोटेंशियोमीटर, ये सारे चीज भी टेस्ट एंड बेस हो गया है। पोटेंशियोमीटर, फिर मीटर वायर, ऐसा कुछ कुछ करके है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसा करके 2-3 चीजें हैं। मेन है हमारा पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर और एम मीटर बनाने का तरीका, तो ये 3 चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक सर है? हाँ, सर होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन टिक करवा दिए, 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है।
माइनस 3 मेडिकल वाला किसी के पास है क्या? भेजो तो हमको भी, मेरे ठीक पास है, इंजीनियरिंग वाला है। भेज रहे हैं। सही है। हाँ, x प्लस 2/3 होगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो g इनवर्स x प्लस 2/3, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3x माइनस 6, और ये चला जाएगा -2 भेज दिए सर। हाँ ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। -2 क्या, तो g इनवर्स x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा 3x माइनस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू बोल रहा था, g इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा था, ये dx का वैल्यू dx। अब g इनवर्स x आ गया तो क्या फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ, इसको y लिख दो 3x प्लस 8, हाँ 3x माइनस 8, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 8